हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम लोगों का टॉपिक चल रहा था स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स और चैप्टर है GOC1। अब स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स में हम लोग अपना थोड़ा सा रास्ता भटक के चले गए थे किस और स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स की ओर। मैं आपको बता रहा था कि ब्रांचिंग बढ़ने से स्टेबिलिटी किस तरह से बढ़ती है, किस तरह से कम होती है, मतलब उसका स्टेबिलिटी पे क्या इफेक्ट होता है। और ब्रांचिंग से स्टेबिलिटी की कंपैरिजन करते करते हम लोगों ने प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी CH बॉन्ड्स का कंपैरिजन भी किया था। और हम लोग अब चल दिए थे किस तरफ, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की ओर। ठीक है, वापस स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन पर आएंगे, लेकिन अभी कुछ बात चल रही थी हम लोगों की हीट ऑफ फॉर्मेशन की। तो अगर किन्हीं आइसोमर्स के लिए हीट ऑफ फॉर्मेशन की बात की जाए तो बात होती है स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, लेकिन अगर नॉर्मल आइसोमर, नॉर्मल कंपाउंड्स की बात की जाए कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, देखो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन या हीट ऑफ फॉर्मेशन की बात की जाएगी तो हमेशा पर मोल की बात की जाएगी। मैं यहाँ लिखूंगा भी नहीं कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पर मोल की नहीं, उसका मतलब है ही मोल। अगर आपको बताना है अलग से कि पर मॉलिक्यूल या पर अलग तरीके से उसको यूज़ करेंगे, पर अगर एक साथ बोला गया है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन तो इसका मतलब पर मोल की बात करेंगे। तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन डायरेक्टली डिपेंड करती है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में बात करूं तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करती है नंबर ऑफ एटम्स इन वन मॉलिक्यूल। ठीक है, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, पर ज्यादातर केस में ये कॉन्सेप्ट अप्लाई हो जाता है। नेक्स्ट हम आइसोमर की बात करने वाले हैं, क्योंकि आइसोमर के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ, फॉर ये कहाँ यूज होगा, फॉर आइसोमर्स के लिए अगर स्टेबिलिटी की बात की जाए या एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की बात की जाए तो एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, है ना। नेक्स्ट, हीट ऑफ कंबशन। हीट ऑफ कंबशन भी डिफरेंट कंपाउंड्स में बात की जाए तो जितने कंपाउंड्स, उन कंपाउंड्स में जितने ज़्यादा एटम्स होंगे, जितने ज़्यादा कार्बन होंगे, उनका हीट ऑफ कंबशन उतना ही ज़्यादा होगा। हीट ऑफ कंबशन का मतलब समझ रहे हैं, किसी कंपाउंड में कंप्लीट ऑक्सीडेशन करने से CO2 और H2O बना ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात कर रहा हूँ, तो वो जितनी एनर्जी रिलीज होगी पर मोल वो कहलाएगी उसका हीट ऑफ कंबशन। अगेन एक बात वापस बोलता हूँ, यही डेफिनेशन कि अगर 1 मोल ऑर्गेनिक कंपाउंड का कंप्लीट ऑक्सीडेशन करने पर CO2 और H2O बन गए तो इस प्रोसेस में जितनी हीट रिलीज होगी वो क्या कहलाएगी, हीट ऑफ कंबशन। ठीक है, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ कार्बन एटम बोल रहा हूँ, वैसे तो नंबर ऑफ एटम्स ही होती है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, या कार्बन के अलावा और भी एटम्स होंगे तो उनकी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगी। ठीक है, और हीट ऑफ कंबशन मेनली पूछा जाता है स्टेबिलिटी ऑफ एल्की, मतलब आइसोमर्स के लिए तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी, और ये होता है फॉर आइसोमर्स। ठीक है, एल्कीन्स के लिए मैंने हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की बात भी की थी कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, तो ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, फिर एक बार बता रहा हूँ, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स के। जितने ज़्यादा पाई बॉन्ड होंगे उतने ही स्ट्रॉन्ग CH बॉन्ड बनेंगे, उतनी ही ज़्यादा हीट रिलीज होगी। लेकिन स्टेबिलिटी से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके, तो ये आइसोमर्स के लिए स्टेबिलिटी का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, स्टेबिलिटी फॉर आइसोमेरिक एल्कीन्स। ठीक है, ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, इसके बेसिस पे क्वेश्चंस बनते हैं। तो क्वेश्चन मैं 1-2 करवाता भी हूँ इसमें, लिखिए यहाँ तक, मिटा दूँ इसे तो मैं। एग्जाम्पल है कि हीट ऑफ कंबशन CH4 का ज़्यादा होगा कि C2H6 का ज़्यादा होगा। तो ये तो आइसोमर तो है नहीं, इनके लिए स्टेबिलिटी का कंपैरिजन नहीं पूछा जाता है। ठीक है, मतलब इस तरह के कंपाउंड्स में कोई स्टेबिलिटी, C2H6 मतलब इथेन हो गया,
C3H8 मतलब प्रोपेन हो गया। इन दोनों के लिए ही, इन तीनों के लिए ही हीट ऑफ कंबशन और हीट ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यही ऑर्डर किसका होगा? फॉर हीट ऑफ फॉर्मेशन एंड हीट ऑफ कंबशन, उन दोनों के लिए ऑर्डर सेम आएगा। क्लियर है? नेक्स्ट हम लोग वापस अपने टॉपिक पे आते हैं। अपना टॉपिक क्या चल रहा था? फोर्थ पॉइंट चल रहा था, लास्ट वीडियो में चल रहा था फोर्थ पॉइंट, और पॉइंट था स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स। हम लोगों ने इससे रिलेटेड 3 पॉइंट भी पढ़ लिए थे कि जिसमें रेजोनेंस ज़्यादा होगा वो एल्कीन ज़्यादा स्टेबल होगा, दूसरा हाइपर कॉन्जुगेशन जिसमें ज़्यादा होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा, अगर हाइपर कॉन्जुगेशन इक्वल है तो ब्रांच वाली एल्कीन ज़्यादा स्टेबल होगी, और उसका कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं और इससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स के लिए एक और बात करते हैं। अगर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं किसी एल्कीन के, दो डिफरेंट ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं, तो उनकी स्टेबिलिटी किस तरीके से देखी जाती है? तो लिखिए, फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स स्टेबिलिटी डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस। जिसमें स्टेरिक रिपल्शन ज़्यादा है, मतलब बड़े ग्रुप्स में रिपल्शन ज़्यादा है। स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होता है आपको बताया ही था मैंने SIR इफेक्ट में, बड़े ग्रुप्स का रिपल्शन ही स्टेरिक हिंड्रेंस कहलाता है। तो जिन ग्रुप्स में रिपल्शन ज़्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी कम होगी, जहाँ रिपल्शन कम है वहाँ स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। जैसे एग्जाम्पल नंबर 7 मैं करवा चुका हूँ पिछले वीडियो में एल्कीन्स की स्टेबिलिटी से रिलेटेड, और इसे हम लोगों ने बॉक्स में लिख लिया है अलग से। 8th एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे ये ट्रांस एल्कीन है, ट्रांस टू ब्यूटीन है, बनाता हूँ अच्छी तरह। यहाँ H, यहाँ H, ये CH3, ये CH3 ये CH3, ये CH3 और यहाँ H। ये सिस फॉर्म है और ये इसका ट्रांसफॉर्म है। कौन ज़्यादा स्टेबल होगा? ऑब्वियसली ट्रांस ज़्यादा स्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि इसमें बड़ा ग्रुप, इस कार्बन का बड़ा ग्रुप ये है, इस कार्बन पे बड़ा ग्रुप ये है, इस कार्बन पे जो बल्कि ग्रुप है ये, और इस कार्बन का बल्कि ग्रुप ये है। ये दोनों बल्कि ग्रुप पास में हैं, ये दूर हैं, इनमें रिपल्शन कम है, इसमें रिपल्शन ज़्यादा है। तो स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा हुई? ट्रांस की स्टेबिलिटी ज़्यादा हुई। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा ही ट्रांस की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। देखिए एग्जाम्पल नंबर 9 में यहाँ CH3 है, H है, यहाँ CH3 है और यहाँ C2H5 है। ये सिस फॉर्म है। क्यों? क्योंकि इस डबल बॉन्ड पे दोनों मिथाइल सेम साइड है। अब इसका मैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनाता हूँ। यहाँ CH3 है, ये CH3 है, और यहाँ C2H5 है और यहाँ H है। अब इसमें ये ट्रांस है। स्टेबिलिटी का कंपैरिजन करते हैं। इस कार्बन पे तो बल्कि ग्रुप ये हुआ, और इस कार्बन का जो ज़्यादा बड़ा ग्रुप है वो ये है, ये अपोजिट साइड है। इस कार्बन पे ज़्यादा बड़ा ग्रुप ये है, इस कार्बन का बल्कि ग्रुप ये है। इन दोनों में रिपल्शन कंपैरेटिवली ज़्यादा होगा इसके रेस्पेक्ट में, तो यहाँ रिपल्शन कम है तो स्टेबिलिटी इसकी ज़्यादा हो गई, यहाँ से इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा हो गई। ठीक है, इस तरीके से कंपैरिजन किया जाता है। और कुछ पॉइंट्स हैं, यहाँ तक लिख लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 10th, एग्जाम्पल लिए हम लोगों ने सिस ट्रांस के। ठीक है, ये वाला एग्जाम्पल है।
इनमें स्टेबिलिटी का कंपैरिजन करो। इनमें कंपैरिजन कीजिए। इनमें कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, इनमें कंपैरिजन करते हैं। देखिए ये वाला तो कंपाउंड साफ दिखाई दे रहा है, किसके बेसिस पे कर रहे हैं, अल्फा एच काउंट करोगे तो ऐसे देखो इसमें अल्फा एच कितने हैं, इसके पास में 2 ही हैं और इसके जस्ट पास में 2 ही हैं। इन सब में अल्फा एच जो हाइपर कॉन्जुगेशन करेंगे डबल बॉन्ड के जस्ट पास में है, तो ये इसके जस्ट पास में ये वाले 2 एच, इसके जस्ट पास में ये वाले 2 एच, मतलब ऐसे 4 अल्फा एच है। इसमें भी 4 अल्फा एच है, इसमें भी 4 अल्फा एच जो हाइपर कॉन्जुगेशन करेंगे, है ना, डबल बॉन्ड के जस्ट पास वाले sp3 कार्बन के एच। अब क्या स्टेबिलिटी बताओ आप, स्टेबिलिटी क्या होनी चाहिए, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर हुआ स्टेबिलिटी का, और इसका रीजन क्या है, रिंग स्ट्रेन। रिंग स्ट्रेन इसमें कम होगा, इसमें ज्यादा और इसमें बहुत ज्यादा। मेन रीजन यहाँ ये है, ठीक है। यहाँ तो रिंग स्ट्रेन जैसा कुछ लफड़ा नहीं है। अल्फा एच काउंट कर ले, इसके जस्ट पास में अल्फा एच 2 और इसके पास में 2, तो इसमें 4 अल्फा हाइड्रोजन्स अवेलेबल फॉर हाइपर कॉन्जुगेशन। इस एग्जांपल में कितने हैं, 2 यहाँ और 3 यहाँ, 7 अल्फा हाइड्रोजन्स हैं। और इसमें कितने हैं, इसमें तो 10 अल्फा एच हैं इस डबल बॉन्ड के जस्ट पास में, ये 3 यहाँ 2 इस जगह 2 इस जगह, तो इसमें 10 अल्फा हाइड्रोजन्स है। इससे ऐसा तो एग्जांपल हो भी चुका है, तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर इसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया, है ना। अच्छा नेक्स्ट इस एग्जांपल में देखिए, वो तो मतलब रिंग स्ट्रेन तो दोनों में बराबर सही है, अल्फा एच इसमें तो 2 ही हैं, इसमें तो थोड़े ज़्यादा दिख रहे हैं मुझे, 2 यहाँ और 3 यहाँ, तो 5 अल्फा एच है, तो ज़्यादा स्टेबिलिटी इसी की होनी चाहिए, है ना। लेकिन इस एग्जाम्पल को ध्यान से देखो, इस एग्जाम्पल में कितने अल्फा एच अकाउंट करो, डबल बॉन्ड के जस्ट पास में 3 यहाँ है और 2 यहाँ है, 5 अल्फा हाइड्रोजन्स हैं। लेकिन इस एग्जांपल में 2 यहाँ और 2 यहाँ, 4 अल्फा हाइड्रोजन्स हैं। तो कौन ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए, फर्स्ट वाला ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए, लेकिन होता तो सेकंड है। एक्सपेरिमेंटली सेकंड की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, और इसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न है रिंग स्ट्रेन। हाँ, इसमें रिंग स्ट्रेन ज़्यादा है, हायर रिंग स्ट्रेन। कैसे भाई इसमें रिंग स्ट्रेन ज्यादा, क्योंकि इसमें रिंग के दोनों ही कार्बन sp2 स्टेट में है, तो इसमें एंगल में जो डिफरेंस आ रहा है वो काफी ज्यादा आएगा। और इसमें एक ही कार्बन में sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो यहाँ रिंग स्ट्रेन कम होगा, यहाँ रिंग स्ट्रेन ज्यादा होगा, इस कारण स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, ठीक है ना। ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। और लूंगा एग्जाम्पल कुछ, कितने हो गए थे, 10, 11, 12, 13 जो भी हो गए थे, काउंट कीजिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर ये वाला, हाँ जो कॉन्सेप्ट इससे जस्ट पहले वाले जो एग्जाम्पल में आया था वो इस एग्जाम्पल में नहीं है। ये लो देखो, इसमें ये बताओ, और इसमें यहाँ डबल बॉन्ड कर देता हूँ। अब बताओ तो क्या वही वाला केस आएगा क्या, नहीं भाई, 3 मेंबर रिंग में रिंग स्ट्रेन बहुत ज़्यादा होता है, 4 में कंपैरेटिवली कम होता है, 5 में तो बहुत कम होता है, और 6 में तो होता ही नहीं, नेग्लिजिबल होता है ना। तो इसमें स्टेबिलिटी इसकी ही ज़्यादा होगी। कारण क्या है, क्योंकि 3 एच यहाँ हैं, 2 यहाँ हैं, 2 यहाँ हैं, कितने हो गए, 7 अल्फा हाइड्रोजन्स। इसमें 2 और 2 4 अल्फा हाइड्रोजन्स, स्टेबिलिटी इसकी ज़्यादा होनी चाहिए, वैसे ज़्यादा होनी चाहिए, है ना। रिंग स्ट्रेन भी इसमें कम है, और नहीं रिंग स्ट्रेन जैसा कॉन्सेप्ट इतना ज़्यादा नहीं फर्क पड़ता, 3 मेंबर रिंग पे फर्क ज़्यादा पड़ता है। नेक्स्ट एक और पॉइंट है,
एक होता है लीनियर कॉन्जुगेशन, एक होता है क्रॉस कॉन्जुगेशन। तो अल्फा हाइड्रोजन्स इक्वल हो तो लीनियर कॉन्जुगेशन वाली स्ट्रक्चर क्रॉस कॉन्जुगेशन वाली स्ट्रक्चर से ज्यादा स्टेबल होती है। तो लिखिए व्हेन नंबर ऑफ कॉन्जुगेटेड पाई इलेक्ट्रॉन्स आर सेम, नंबर ऑफ कॉन्जुगेटेड पाई इलेक्ट्रॉन्स आर सेम, मतलब उनकी संख्या समान है, तो क्या होगा, देन लीनियर कॉन्जुगेटेड आइसोमर्स आर मोर स्टेबल देन क्रॉस कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर्स। क्रॉस कॉन्जुगेशन वालों से ज्यादा स्टेबल कौन होगा, लीनियर कॉन्जुगेशन। अब ये क्या बला है, ये कहां से आ गया, लीनियर और क्रॉस, तो कोई बात नहीं, बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है, जरा इसको ध्यान से सुनो, है ना। मैं कैटायंस के लिए बता रहा हूँ, हालांकि टॉपिक एल्कीन चल रहा है, लेकिन फिर भी समझ लीजिए। इस डबल बॉन्ड ने इस कैटायन के साथ रेजोनेंस किया तो डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा। जब पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा तो वो इस डबल बॉन्ड के साथ भी रेजोनेंस करेगा, डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा, है ना, बनाने की जरूरत नहीं है। तो ये कॉन्जुगेशन यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, आगे से आगे, आगे से आगे बढ़ता जाए तो उसको बोलेंगे लीनियर कॉन्जुगेशन। अब जरा गौर फरमाओ इस और भी, ये देखिए जरा, यहाँ भी दो डबल बॉन्ड, यहाँ भी दो डबल बॉन्ड, दोनों कॉन्जुगेशन में। अब जरा ध्यान से देखिएगा, इस स्ट्रक्चर में जब डबल बॉन्ड इस पॉजिटिव चार्ज के साथ कॉन्जुगेशन करेगा, रेजोनेंस करेगा, तो डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस और जाएंगे, तो यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज बनेगा, हाँ कुछ इस तरह से बनेगा। तो अब मुझे ये बताओ, क्या पॉजिटिव चार्ज ने उस डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस किया क्या? बिल्कुल नहीं किया। हाँ, इस पॉजिटिव चार्ज ने तो इसके साथ भी किया, इसके साथ भी किया, आगे से आगे बढ़ता गया कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस, और इसमें तो ये इतना सा करता है और आगे जाके उससे रेजोनेंस नहीं कर पाता है। तो ये क्रॉस कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर है, ये वाला क्रॉस कॉन्जुगेशन है, क्रॉस कॉन्जुगेशन, और ये है लीनियर कॉन्जुगेशन, जिसमें रेजोनेंस आगे से आगे बढ़ता जाए। वापस क्रॉस कॉन्जुगेशन डेफिनेशन में मत उलझना। क्रॉस कॉन्जुगेशन है क्या, समझना कि ये वाला जो डबल बॉन्ड है वो इस डबल बॉन्ड के साथ भी कॉन्जुगेशन में है, और ये डबल बॉन्ड इस कैटायन के मतलब वैकेंट ऑर्बिटल के साथ में कॉन्जुगेशन में है, लेकिन ये दोनों आपस में कॉन्जुगेशन में नहीं है, इसलिए ये क्रॉस कॉन्जुगेशन कहलाता है। मतलब ये इसके साथ रेजोनेंस कर रहा है, ये इसके साथ भी कर रहा है, बट आपस में नहीं कर रहे हैं। अब तुम बोलोगे सर ये भी तो इसके साथ कर रहा है, ये भी तो इसके साथ कर रहा है, पर आपस में नहीं कर रहे हैं। कैसे नहीं कर रहे हैं भाई? इसने रेजोनेंस करते करते वहां तक पहुंचा था कि नहीं पहुंचा था? तो इसमें ये तो सारे ही कॉन्जुगेशन में है, इसमें ये इतना सा अलग कॉन्जुगेशन है और ये इसका कॉन्जुगेशन अलग है, तो ये हो गया क्रॉस कॉन्जुगेशन। क्रॉस कॉन्जुगेशन वाला कम स्टेबल होता है, लीनियर कॉन्जुगेशन वाला ज़्यादा स्टेबल होता है। इसकी रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा होगी, इसकी रेजोनेंस एनर्जी कम होगी, इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी। ठीक है, क्रॉस कॉन्जुगेशन का एक और एग्जाम्पल लेता हूँ, ये लीजिए, यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ डबल बॉन्ड, और यहाँ ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड। कहाँ है क्रॉस कॉन्जुगेशन? ये रहा। ये तो लीनियर कॉन्जुगेशन है, ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन गए, फिर आगे बढ़ते ही जाएंगे। इसने इस डबल बॉन्ड ने इसके साथ रेजोनेंस कर सकता है, ये इसके साथ कर सकता है, ये बट आपस में नहीं कर सकते, इसलिए ये कौन है? ये है क्रॉस कॉन्जुगेशन। ठीक है, कौन ज्यादा स्टेबल होगा? फर्स्ट वाला ही ज्यादा स्टेबल आएगा। क्लियर है? लिखो इसे, वीडियो पॉज करो। नेक्स्ट, इसमें डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड, ये रहा क्रॉस कॉन्जुगेशन। और इसमें तो दो ही डबल बॉन्ड,
अब क्या करें बताओ, कौन ज़्यादा स्टेबल है? तो मैं तो कहता हूँ कि फर्स्ट ज़्यादा स्टेबल आता है। क्यों आता है? क्योंकि मैंने कहा था कॉन्जुगेटेड पाई इलेक्ट्रॉन्स आर सेम हो तब जाके ऐसे कंडीशन आएगी। इसमें 2 ही डबल बॉन्ड आपस में कॉन्जुगेशन में, 2 तो इसमें भी डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में, इसमें तो कुछ एक्स्ट्रा ही है। तो जब एक्स्ट्रा मिले तो ज़्यादा स्टेबल होगा कि नहीं होगा? तो इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, इसकी स्टेबिलिटी कम होगी। क्लियर है? और क्या एग्जाम्पल्स लें? और तो एग्जाम्पल्स रिपीट होने लगेंगे। ये लीजिए, ये ज़्यादा स्टेबल है कि ये ज़्यादा स्टेबल है, ये तो आसान हो जाएगा। ये लो 7 कार्बन लेता हूँ, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, कौन ज़्यादा स्टेबल है? तो समझ में आ गया होगा, लीनियर वाला। ये तो खैर बेंजीन ही था, ये तो महान था, एरोमेटिक था, एरोमेटिकता का आशीर्वाद है इसके ऊपर, इस कारण से ये ज़्यादा स्टेबल होगा। ये क्रॉस कॉन्जुगेशन भी है, बट ये एरोमेटिक नहीं है ना, ये एरोमेटिक नहीं है, एरोमेटिक नहीं है, लेकिन कॉन्जुगेशन तो लगातार है, लगातार है तो लीनियर है। ये लीनियर कॉन्जुगेशन है। और ये क्रॉस कॉन्जुगेशन, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, फिर ये आपस में नहीं कर सकते, ये इसके साथ कर सकता है, इसके साथ कर सकता है, ये क्रॉस कॉन्जुगेशन है। तो ज़्यादा स्टेबल कौन होगा? लीनियर कॉन्जुगेशन क्रॉस कॉन्जुगेशन से ज़्यादा स्टेबल होगा। तो ये एग्जांपल्स इतने सारे मैंने लिए हैं एल्कीन्स की स्टेबिलिटी के लिए। एग्जांपल्स तो और भी बनाए जा सकते हैं, बनाए क्या हो सकता है, होते तो हैं ही। तो कॉन्सेप्ट में सारे जितने लेने थे वो मैंने यहाँ ले लिए हैं। मैंने आइसोमर्स का एग्जांपल्स ले लिए, ब्रांच वालों का, अनब्रांच वालों का एग्जांपल ले लिया, और क्या नाम है, लीनियर कॉन्जुगेशन और क्रॉस कॉन्जुगेशन का एग्जांपल ले लिया। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।